So welcome guys. Today we will start with answer in brief, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है जो आज हम कवर करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग व्हाट इज अ पब्लिक डिपॉजिट. इसमें कुछ पॉइंट्स हमको सीरियल वाइज लिखना है, फिर बाद में उसके एडवांटेजेस भी हम लिखेंगे. पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. पहला, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. दो तरह के रिक्वायरमेंट्स है, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म. लेकिन अभी जब हम पब्लिक डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ये फुलफिल करता है. सेकेंड पॉइंट जो हमको एग्जामिनर को बताना है, दैट इज कंपनीज जनरली रिसीव पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स. अब यहाँ पे मैंने इतना बता दिया, कंपनीज एक्ट मेरे को आता है 6 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम 36 मंथ तक मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ऐसा हमारे किताब में दिया हुआ है. कंपनी जनरली रिसीव्स पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स. यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड भी लिख दिया कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि मिनिमम कितने मंथ तक, मिनिमम कितने मंथ्स है और मैक्सिमम कितने मंथ्स है. तो 6 मंथ्स मिनिमम है और 36 मंथ्स मैक्सिमम है. देन उसके बाद में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट. कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी. क्या? इंटरेस्ट. अगर ये एबीसी कंपनी है और ये डिपॉजिटर है तो कंपनी इसको क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी. उसके बाद में द कंपनी इश्यूज अ डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर. अब यही कंपनी डिपॉजिटर को क्या करेगी? एक रिसीट देगी. अब ये रिसीट क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट और द लोन बाय द कंपनी. अब ये रिसीट क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट. अब ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद हम लोग डिपॉजिट्स आर ईदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ये क्लियर करेंगे. डिपॉजिट्स आर ईदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. लोन्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी. इट इज अ लोन ऑफर्ड बाय अ कंपनी. द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिडर्ड अ रिस्की इन्वेस्टमेंट. जनरली देखा जाता है कि इट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टर्स कैन अर्न हायर रिटर्न्स. हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स. अब इतना पॉइंट लिखने के बाद वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट्स टू द कंपनी. सबसे पहला, इट इज एन ईजियर मेथड ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ क्रेडिट स्क्वीज. अब जनरली क्या होता है कि लिक्विडिटी की कमी होती है हमारे कंपनी में. जब हमारे पास क्रंच होता है कि हम लोग ज़्यादा पैसे कहीं से ला नहीं पा रहे, तो इट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. उसके बाद है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय द कंपनी ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लोअर देन द इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब अगर एक कंपनी को लोन चाहिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, या तो वो बैंक के पास जा सकता है या फिर दे कैन ऑप्ट पब्लिक डिपॉजिट वाला ऑप्शन. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली लोअर देन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख के हमको कंक्लूड करना है कि इट हेल्प्स द कंपनी टू बोरो फंड्स फ्रॉम लार्जर सेगमेंट एंड दस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एक बार अगर मैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो या बोरो करता हूँ फंड को, देन इट बिकम्स अ लार्जर सेगमेंट और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज अ पब्लिक डिपॉजिट, तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने उसमें देखा कि ये कौन सा रिक्वायरमेंट है. इट इज़ अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट. उसके बाद में टेन्योर लिख दिया 6 मंथ्स 36 मंथ्स. उसके बाद में कंपनी से क्या मिलेगा? इट इज़ इंटरेस्ट. और फिर एक्नॉलेज कैसे करेंगे वो लोग? डिपॉजिट रिसीट से. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसको हम लोग एक बार देखेंगे. द शेयर्स दैट आर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ट्रेडेड इन वेरियस शेयर मार्केट. जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अलग अलग कंपनी अलग अलग हमारे जो शेयर्स है वो ट्रेड करती है. उसके बाद देयर आर टू टाइप्स, एक प्राइवेट और एक पब्लिक. बट यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? शेयर्स दैट आर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी. यानी कि वी नो दैट कि स्टॉक एक्सचेंज पे एक लिस्टेड कंपनी है. उसके बाद इन इंडिया शेयर्स आर ट्रेडेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. उसके बाद सिमिलरली
हमको पता है देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं. उसके बाद शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक NYSE, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और NASDAQ, दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन. उसके बाद में कंपनीज दैट कैन नॉट लिस्ट डायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली यूजिंग GDR एंड ADR, जिसका मतलब क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. GDR and ADR are dollar euro denominated instruments traded on stock exchange of foreign countries. Generally, they are depository receipts and are depository receipts containing a fixed number of shares. The depository receipts which are traded in the USA are called as ADRs, यानी कि American depository receipts, and depository receipts which are generally traded on and depository receipts which are traded in all foreign countries other than USA are called as GDRs. Indian companies raise equity capital in international market through GDR and ADR. अगर हमको international market से capital raise करना है तो ADR and GDR can be used. Companies issues shares to an intermediary called as depository. उसके बाद बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट्स एज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक. देखो उसके बाद डिपॉजिटरी रिसीट्स आर देन सोल्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स हु विश टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन इंडियन कॉस्ट. द डिपॉजिटरी रिसीट्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक रेगुलर शेयर्स. NRI and foreign investors buy depository receipts using their regular equity trading account. Then the company pays dividends in the home currency to depositors and depository converts them into currency of investors and pay the dividends. देखो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि what are global depository receipts and American depository receipts, if you write these points, it is more than sufficient. Then moving on to the next question, that is what is trade credit. See, हर बिजनेस को एक ट्रेड क्रेडिट की ज़रूरत होती है जो कि कॉमन टाइप के बिजनेस है. फॉर एग्जांपल, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स ट्रेड क्रेडिट एंड इज कॉमन टू ऑल बिजनेस टाइप्स. हर बिजनेस में ट्रेड क्रेडिट की ज़रूरत होती है एंड क्रेडिट सेल्स और ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट इज इनएविटेबल इन प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड. तुमको क्रेडिट पे तुम्हारा सामान देना ही होगा. तुम तब की तब अगर तुमको बिजनेस में रहना है तो यू हैव टू अलाउ some of the credit sales in short term financing to businesses. It is a short term financing to businesses. क्या trade credit. उसके बाद in small retailers, the small retailers to a large extent rely on obtaining trade credit of their from their suppliers. क्या होता है generally? See, for example, this is your supplier, this is you. अभी तुम उससे goods ले रहे हो लेकिन अभी पैसा नहीं दे पा रहे, तो ट्रेड क्रेडिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस वक्त, और बाद में तुम उसको पैसे पे कर सकते हो. द चीपेस्ट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट. दिस इज नॉट अ कैश लोन. इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विच हैव टू बी पेड सम टाइम आफ्टर द सेल्स टेक्स प्लेस. एक बार गुड्स खरीद लिया उसके बाद में आप अमाउंट पे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट पीरियड जो आपको सप्लायर ने दिया है. इट इज गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर टू डिले पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन. अगर आप देखते हो कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ये जो गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है, देता है, और उसके बाद में अमाउंट वो जो ट्रांजैक्शन है उसको वो बाद में पे कर सकता है. Suppliers sell goods and willingly allow 30 days or more credit period for the bill to be paid. Generally ये क्या बोल रहे हैं कि 30 days or more is generally considered. They offer discounts if bills are cleared within a short period such as 10 days or 15 days, जिसको हम लोग trade discount बोलते हैं. Such credit is given granted to those having reasonable standing and
गुडविल। जनरली अगर मार्केट में आपका नाम काफ़ी अच्छा है कि आप पे कर देते हो पैसे अमाउंट जो गुड्स लेने के बाद, तो आपको क्रेडिट ज़्यादा टाइम तक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। यहाँ पे भी एडवांटेजेस हम लोग लिखेंगे। इट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट मेकिंग एनी फॉर्मल एंड रिटन एग्रीमेंट और साइनिंग दी सेम। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली यू गेट इट ईजिली। इट इज़ रेडीली अवेलेबल वेन एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन बल्क। अगर आप कोई चीज़ बल्क में खरीद रहे हो तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा। It is free of cost source of financing. One of the important points that the terms of trade are lenient and not rigid. यानी कि ज़्यादा complex इसके terms नहीं होंगे. They are lenient and flexible. Coming to next question, that is question number 4, which says, what are the schemes for disbursement of credit by banks? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि बैंक का क्या रोल प्ले कर रहा है कंपनी को फाइनेंस देने में, तो उसके बाद शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। सबसे पहला है कि बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू कंपनीज। अब बैंक क्या करेगा, कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करने के लिए ये क्रेडिट प्रोवाइड होता है, जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, in the form of bank and trade credits। फिर से यही डिस्कशन। The innovative schemes by bank for disbursement of credit are as follows। कुछ अलग अलग स्कीम्स जो बैंक द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। पहला, a company having a current account। हमको पता है कि सेविंग अकाउंट जनरली सैलरीड पर्सन के लिए होता है और करंट अकाउंट जनरली बिजनेस पर्सन के लिए होता है या फिर बिजनेस के लिए होता है। A company having current account with the bank is allowed an overdraft facility। overdraft facility क्या रहती, ये नीचे के लाइन में हम देखेंगे। The borrower can withdraw funds or overdraw on his current account up to the credit limit sanctioned by the bank। Let's suppose आपको आपके अकाउंट में बैलेंस है 10 लाख रुपए, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ करना चाहते हो तो वही है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देगा जिस हद तक आप वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स अप टू द सैंक्शन लिमिट्स। अगर बैंक ने बोला कि 15 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हो तो द लिमिट इज 15 lakhs। इट इज अलाउड फॉर स्टिपुलेटेड टर्म पीरियड। इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट ओवरड्रॉन। आपने जो लिमिट यानी कि 10 लाख के ऊपर जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। द रीपेमेंट्स कैन बी मेड ड्यूरिंग दी टाइम पीरियड, जो कि डिसाइडेड रहेगा बैंक और आपके बीच में। फर्स्ट पॉइंट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके बाद आता है कैश क्रेडिट। उसके बाद है समथिंग नोन एज कैश क्रेडिट। द बोरोवर कैन विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अप टू स्टिपुलेटेड गारंटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मार्जिन प्रोवाइड करनी पड़ती है। It is based on your security margin. The cash credit is given against pledge or hypothecation of goods or by providing alternative securities। जब आप कोई goods को hypothecate करते हो, जनरली hypothecation movable property का होता है, और जब हम बात करते हैं pledge की, this is also movable property। So pledge or hypothecation of goods or by providing alternative securities as required by the bank। Interest is charged on the outstanding amount borrowed and not on the credit limit sanction। जो outstanding amount रहेगा उसके ऊपर interest charge होगा। Next है cash loans। In this the total amount of loan is credited by the bank to the borrower's account। बैंक क्या करता है, डायरेक्टली borrower के अकाउंट में ये सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट करता है। एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे पेबल रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, यानी कि जो सेलर है, रिसीव्स मनी फ्रॉम द ड्रॉई। ड्रॉई कौन है यहाँ पे, बायर। वन इज
drawer, another is drawee, which is buyer. On the date or after the due date, the term mentioned in the bill. जो bill है उसके अंदर आपका mentioned है कि जो भी अमाउंट, जो भी ड्यू डेट है वो बिल के अंदर मेंशन रहेगी. बट ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैसिलिटी द ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, बाय गिविंग द बिल एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक. नाउ बैंक डिस्काउंट्स द बिल और उसके बाद वो अमाउंट पे करेगा. द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू. उसके बाद अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस. द बिल्स आर यूजुअली ट्रेडेड बिल्स, आउटकम ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस. नाउ द बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स एंड कैश इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम. सो ये है टोटल तुम्हारे स्कीम्स ऑफ डिसबर्समेंट्स ऑफ क्रेडिट given by the bank. पहला क्या है उसके अंदर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देन कैश क्रेडिट, कैश लोन्स, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, and that's it. Now moving on to the next question, that is question number 5. State the features of bonds. अब इसके अंदर आंसर क्या है? According to Webster Dictionary, a bond is an instrument bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at specified time. उसके बाद में a bond is a formal contract to repay borrowed money with the interest. पैसा तो देंगे, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देंगे. अब उसके बाद में इंटरेस्ट इज पेबल एट फिक्स्ड इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड. या तो एक फिक्स्ड इंटरवल रहेगा या फिर एक मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, दोनों में से एक के ऊपर. अ बॉन्ड इज अ लोन. इट इज अ लोन. द होल्डर इज द लेंडर टू द कंपनी. नाउ ही गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रेट्स. फीचर्स, नेचर ऑफ फाइनेंस. It is a debt or loan finance. It provides long-term finance of 5 years, 10 years, 25 years और 50 years. क्या ये हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे हैं और उसका नेचर क्या है? पहला, it is debt or loan finance and it provides long-term finance for 5 years, 10 years, 25, 50 depending on the scenarios. Status of investors. The bondholders are the creditors, obviously. They are non-owners and hence not entitled to participate in the general meetings. जो annual general meetings होते हैं उसके अंदर ये लोग participate नहीं कर सकते because they are non-owners and creditors. The bondholders has no right to vote. यहाँ पे right to vote है क्या? No. They do not have any right to vote. उसके बाद रिटर्न्स ऑन बॉन्ड्स. द बॉन्ड होल्डर्स गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज पेएबल ऑन मैच्योरिटी और एट द रेगुलर इंटरवल. इंटरेस्ट इज पेड टू द बॉन्ड होल्डर्स एट द फिक्स्ड रेट. एक रेट फिक्स्ड रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे होता रहेगा. नेक्स्ट, देयर इज समथिंग नोन एज रीपेमेंट. अ बॉन्ड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी. देखो यहाँ पे बार बार फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ. ऊपर हमने एक जगह पे देखे थे जैसे कि ट्रेड क्रेडिट. इट इज़ नॉट अ फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी नहीं रहेंगे. बट ये जो है इसमें रीपेमेंट में बॉन्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसमें. एंड बॉन्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड. जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो रीपे होएगा. तो ये थे तुम्हारे सारे आंसर इन ब्रीफ.